और स्किप हो रही है अगर बीट, तो वो पूरा मोमेंट्स टाइप 1 2 3 और वो जो भी हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है। दूसरा एक्सिस डेविएशन कैसे देखते हो? मैंने निमोनिक बहुत बार बताया है, इसका पता नहीं। लीविंग और कंपेयर करके लेफ्ट लीव्स राइट रीचेस। ठीक है, अगर लेफ्ट दोनों अपोजिट जा रहे हैं यानी वो दे आर लीविंग ईच अदर, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। अगर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर रीचेस ईच अदर, राइट एक्सिस डेविएशन है। 1 और AVF होता है। 1 और AVF में भी देख सकते हो, 1 और 3 में भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों में देख सकते हो। और इसके बाद ये है कि अगर LAD या RAD है तो उसको ये भी देखोगे कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, उसको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो नहीं साथ में एसोसिएटेड है, हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, RVH और LVH तो नहीं है। क्योंकि एक्सिस डेविएशन जब भी मिलता है जब कुछ, मोस्ट कॉमनली जब भी मिलता है जब कुछ ना कुछ अदर पैथोलॉजी भी है, हाइपरट्रॉफी है या फिर बंडल ब्रांच ब्लॉक है। ठीक है, वो देख लेना। दूसरा फिर इसकी सारी लीड्स याद कर लेना कि एंटीरियर MI है तो कौन सी लीड्स में ST सेगमेंट चेंजेस देखने हैं, और इंफीरियर MI है तो कौन सी लीड्स में ST सेगमेंट चेंजेस देखने हैं। ठीक है, लेटरल वॉल MI में क्या देखना है। तो उसका तो इंफीरियर का तो सबको रटा होगा, एंटीरियर का नहीं, AVR AVL में से भी कुछ देखोगे। ठीक है ना, AVL भी देखते हैं उसमें, तो ये देख लेना, लीड से याद कर लेना। और लेफ्ट बंडल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कंप्लीट और पार्शियल दो तरह के होते हैं, तो वो क्या क्या देखना है उसमें। M पैटर्न क्या होता है, RSR पैटर्न क्या होता है। ठीक है, वही W पैटर्न, M पैटर्न, RSR पैटर्न तमाम नाम रख दिए हैं उसके। तो यूजुअली किन पेशेंट्स में मिलते हैं और किन लीड्स में देखना है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और डीप क्यू वेव से रिलेटेड कुछ है क्या इसमें? क्यों ओल्ड MI का है क्या इसमें? ओल्ड MI का एक अलग से आ जाता है कई बार, इसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसा लगता है ECG नॉर्मल है। एक्यूट MI है 6 नंबर पे। चलो तो देखते हैं कौन कौन से हैं अपन, कितने सही हैं। ये क्या है, पहला वाला क्या है? दिस इज मोस्ट कॉमनली गोइंग टुवर्ड्स AF। ये अपन देखते नहीं, कई बार हुआ है मेरे साथ तो OPD में बच्चे AF का वो पहचान ही नहीं पाते, तो AF का बहुत टिपिकल है, P वेव एब्सेंट है। ठीक है, बहुत टिपिकल है कि एट्रिया ना वो कर ही नहीं रहा है, पंप वो नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। ये एब्सेंट P वेव, तो दिस इज मोस्ट कॉमनली। और ये अच्छा है, ये आना चाहिए और ये इसमें देखो इरेगुलर है। ठीक है, तो रिदम तो इरेगुलर हो ही गई। सर ये हार्ट ब्लॉक है सर, हार्ट ब्लॉक, ये हार्ट ब्लॉक, इसमें सर PR प्रोलोंगेशन हो रहा है। हाँ, और ड्रॉप भी आ रहा है। तो कौन सा टाइप है ये? 1 है 2 है मेरे ख्याल से, टाइप 2 है सर, 2 है ना मोमेंट्स टाइप 2, क्योंकि स्किप भी हो रहा है ना, ड्रॉप भी होगा, इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, इसमें ड्रॉप भी होगा। ठीक है, तो ये मोमेंट्स टाइप 2 है। ये तो टिपिकल सर वो मोवेट्स टाइप 1 होगा ना सर, टाइप 1 होगा सर, टाइप 2 में क्या होता है सर? लॉन्गर होता है सर, वो उसमें से कुछ मतलब ट्रांसमिट ही नहीं करती हैं। इसमें मतलब लॉन्ग और ड्रॉप कर जाता है वो टाइप 1 में, और दूसरे वाले में तो वो P वेव ट्रांसमिट ही नहीं करती है किसी में। इसमें क्या होता है देखो ना, इसमें वेरिएबल होता है ना सर, इसमें फिक्स्ड पैटर्न है ना, जैसे उसमें फिक्स नहीं रहता है। अच्छा, P वेव के बाद फिक्स पैटर्न है इसमें 1 2 3 4 1 2 3, हाँ फिक्स पैटर्न। आंसर क्या है इसका? PR इंटरवल भी इसमें कांस्टेंट रहता है, इसमें बढ़ता जाता है। मोवेट्स टाइप वाले में बढ़ता है। सेकंड डिग्री मोवेट्स टाइप होता है, केवल नहीं, 2 है सर, ड्रॉप करता है। जो सेकंड नंबर वाली है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक नहीं अपन तो थर्ड वाली देख रहे हैं ना, सेकंड वाली देख रहे हैं। हाँ, ये फर्स्ट डिग्री नहीं है, फर्स्ट डिग्री कैसे होगा? नहीं फर्स्ट ड्रॉप होता ही नहीं, ये वाली फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। फर्स्ट डिग्री प्रोलॉन्ग होगा ना, बस केवल प्रोलॉन्ग होता है, ड्रॉप नहीं होता उसमें। प्रोलॉन्ग होता है, प्रोलॉन्ग होते जाता है फिर एक ड्रॉप हो जाता है। वो वेंकेवेज में होता है, वो फर्स्ट टाइप का वेंकेवेज में ड्रॉप आता है। टाइप 2 में कांस्टेंट रहता है, 2:1 में 3:1 में कांस्टेंट रहता है। हां, टाइप 3 में मेरे ख्याल से तो ये मोवेट्स टाइप 1 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, ये वाला टाइप 1 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। हां सर, तो इसका वीडियो बना रही है ये सब क्लास का, तो क्लास ये तो मैं ही कंफ्यूज हूँ, इसमें क्या वीडियो बना रही है? ST एलिवेशन सर ये देखो, ये AVF बंडल ब्रांच, ये कंफर्म राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। ठीक है, इसका मेरे को उससे कोरिलेशन समझ में नहीं आ रहा है जो आंसर दिया है। ये दिस इज कंफर्म, ये 5th नंबर की स्लाइड है, दिस इज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, अब ये बताओ, ये तो हाँ ये टिपिकल लीड 2 3 AVF।
ST अच्छा खासा ST एलिवेशन है ना। ये तो 100% MI इंफीरियर वॉल MI, ठीक है। है ना, अच्छा 2 3 ये कंफर्म्ड है। ये 2 स्लाइड तो तुम्हारी 5th और 6th और वो मोविस टाइप 1 कंफर्म्ड है आंसर। ये है देखो, इसमें टैकीकार्डिया है विद फ्लटर है, ठीक है। वो ऊपर जो था वो फिब्रिलेशन था, दिस इज फ्लटर, ओके। ये सर इरेगुलर है इसमें, ये एट्रियल फिब्रिलेशन, ये एट्रियल फिब्रिलेशन, पीवेव इसमें भी नहीं है। ये भी फिब्रिलेशन, ये टिपिकल फिब्रिलेशन है। वो फिर भी मैं कंफ्यूज था उसमें, ये फिब्रिलेशन है। ये VT, हाँ तो हार्ट ब्लॉक में ये वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स है। वेंट्रिकुलर जो बोलते हैं ना, VPC कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स, इसमें ब्रॉड मिलेगा तुमको वेंट्रिकुलर में, ठीक है। ये भी वही है, पॉलीमॉर्फिक VT है, ठीक है। VT 2 टाइप का होता है, मोनोमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक VT है, टॉर्सेड है ना। ये वो है, ये सॉटूथ टाइप ही है, ये एट्रियल फ्लटरी लग रहा है सर। ऑल्टरनेटिंग वेव है ना वो, अच्छा ऑल्टरनेट हो रही है इसमें। तो ये क्या बोलते हैं उसको, कार्डिक इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिकल ऑल्टर, वो टेम्पोराइड में। तो इसको SVT भी तो बोल सकते हैं, प्लेन। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोल सकते हैं ना। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, सीधी सी बात है। ये समझ में आ रहा है कि कुछ एट्रियल प्रॉब्लम है, नीचे नहीं है, वेंट्रिकुलर लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो ये है, इसमें अच्छे हैं सारे ECG, बस इनका डिटेल पढ़ लेना कि टॉर्सिड डिपॉइंटस होता क्या है ना। अगर टॉर्सिड डिपॉइंटस बोलो तो यू शुड नो अबाउट टॉर्सिड डिपॉइंटस, अपनी कौन सी ड्रग्स हैं। कुछ ड्रग्स के थ्रू कभी कभी टॉर्सिड डिपॉइंटस एक्सेसरेट हो जाता है। कौन सी ड्रग्स है ठीक है, तो ऑन्डेंसेट्रॉन के बारे में पढ़ लेना, वहाँ कर सकता है अगर टॉर्सिड डिपॉइंटस बोलोगे तो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हाँ, और होता क्यों है, CCBs वगैरह में भी मिल जाता है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी करा देते हैं। बट अपन तो एनेस्थीसिया ड्रग्स की अगर बात करें कि OT में अगर हमको टॉर्सिड डिपॉइंटस नॉर्मल पेशेंट में अगर कभी एनकाउंटर हुआ तो एक ऑन्डेंसेट्रॉन रीजन हो सकता है दिमाग में रखने का, है ना। और अगर किसी को टॉर्सिड डिपॉइंटस है तो उसमें ऑन्डेंसेट्रॉन नहीं देना है। मैग्नीशियम तो उसका वो ट्रीटमेंट है ना, तो फिर वो ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे जा सकता है। ETCO2 पढ़ लेना यार, मैं भी क्या है कैप्नो ज़्यादा अच्छे से पढ़ के आया नहीं, उनको भी नहीं बता पाया। ये 3 ही है यहाँ पे, हैं भी तो यही, ठीक है। इसमें ये नॉर्मल है, ये अपना वो है जब पेशेंट नॉच है, ये इसोफेजियल है। ये स्पॉन्टेनियस है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें। स्पॉन्टेनियस भी लग रहा है कि पेशेंट का स्पॉन्टेनियस आ गया है ना। सर इसमें इंस्पिरेटरी लिम मतलब इंस्पिरेटरी टाइम बढ़ रहा है, तो वो मैं तो ये रेस्ट्रिक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव में से कुछ होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में यूजुअली एक्सपिरेटरी फेज बढ़ता है, इंस्पिरेटरी फेज प्रॉब्लम होता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज में, हैं किंकिंग वगैरह में भी ऐसा। और क्योंकि इसमें वो लोग बच्चे बोल रहे थे कि सर ये स्पॉन्टेनियस होगा, बट मैंने कहा स्पॉन्टेनियस में जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसमें इक्वल आ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस में मोनोमॉर्फिक नहीं होंगे, पॉलीमॉर्फिक होंगे, है ना। अगर मोनोमॉर्फिक टाइप का पैटर्न आ रहा है, दूसरी भी बिल्कुल सिमिलर बनाई है इन्होंने, तो दिस इज मोस्टली ए रेस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में एक्सपिरेटरी फेज प्रोलॉन्ग होता है, अब इसमें इंस्पिरेटरी लिम्ब प्रोलॉन्ग हो गई है और ये वाला फेज कम हो गया है ना, तो मुझे तो ये रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज की तरफ लग रहा है ना। पहले मैं ऑब्स्ट्रक्टिव सोच रहा था इसको, बट बाद में जब बच्चों ने समझाया इंस्पिरेटरी वाला है सर, इसमें टाइम नहीं है ना। ये एक बार तुम देख लेना ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्ट्रिक्टेड वाला, कि वो एंगल्स होते हैं ना, अल्फा एंगल बीटा एंगल्स किसमें कम हो जाते हैं किसमें ज्यादा हो जाते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ लेना। एबीजी पढ़ लेना सर। एबीजी में देखो मैंने तो एबीजी में तो यार पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा सर सॉल्व कराते हैं, करा सकते हैं अगर उन्होंने कोई सिनेरियो दे दिया तो। डायग्नोसिस तो अपन तभी बताते हैं। तो वो निकाल रहे हैं, मान लो किसी का बाइक अप करेक्शन करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 0.3 इनटू बॉडी वेट इनटू बॉडी बेस एक्सिस, ठीक है। तो उससे जो निकल के आएगा उसका हाफ करेक्शन फर्स्ट आवर में करना है, देन फॉलोड बाय रिपीट एबीजी, ठीक है। जब रिपीट एबीजी कराने के बाद फिर एबनॉर्मल आ रहा है तो जो बचा हुआ हाफ करेक्शन करो उसका, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद फिर रिपीट करो। तो अगर जाएगा तो बेस एक्सिस पे क्वेश्चन जा सकता है, जो तुम्हारी कंपनसेटेड डिकम्पनसेटेड एल्कोलोसिस एसिडोसिस पे जा सकता है, ठीक है। मिक्स्ड वाली एबीजी पे जा सकता है। तो मिक्स्ड एबीजी में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि
टच में नहीं है बहुत दिनों से मैं उसमें, ठीक है। तो मिक्स्ड एबीजी थोड़ा पढ़ लेना। इसकी फोटो ली है क्या बेटा? और जो वो वाले एबीजीज हैं वो तो बहुत सिंपल हैं, कंपनसेटेड डिकम्पनसेटेड सबको पता है कि उसमें पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, प्राइमरली कौन सी है, फॉलोड बाय क्या कंपनसेशन हो रहा है, वो सिंपल होते हैं। अगर उन्होंने वैसे मिक्स्ड वाले पूछे तो वो थोड़ा सा पढ़ लेना तुम लोग, उसमें मैं भी उतना उसमें फॉर्मूलेज हैं कुछ डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। वो थोड़ा मिक्स्ड वाले तुम भी पढ़ लेना। और फार्मूला जो उसका याद रखना है कि अगर किसी को एसिडोसिस करेक्शन करना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्शन करना है तो बाइकार्ब कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना देना है, और इंडिकेशन क्या है। पहले इंडिकेशन बाइकार्ब का था प्लेन एसिडोसिस किसी को, लेकिन अब यूजुअली विद हाइपरकैलेमिया अगर एसोसिएटेड होती है तो ही बाइकार्ब इज इंडिकेटेड, अदरवाइज इट इज नॉट इंडिकेटेड। लेस देन 12 मिलीक्वेरेंट्स की बाइकार्बोनेट लेवल जा रहा है विद हाइपरकैलेमिया, वो तो उसमें तो ये लिखा है कि कितना भी जा रहा हो, चाहे 10 जा रहा हो, पीएच भले ही 7 हो, अगर वो बोला 6.9 भी पीएच है, इफ इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरकैलेमिया तो बाइकार्ब नहीं देना। उसके 1000 से ज़्यादा बताए हैं उन्होंने उसको देने के। जो CO2 बिल्डअप होता है, ये सब होता है, तो वहाँ से अपन एक तरफ से एसिडोसिस करेक्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ उन्होंने नया कंसेप्ट बताया कि विद हाइपरकैलेमिया इट इज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो वो पढ़ लेना कि बाइकार्ब करेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस एक्सिस क्या होता है, ठीक है। बाकी इसमें लैक्टिक एसिडोसिस क्या होती है, लैक्टेड नॉर्मल लैक्टेड लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लैक्टेड लेवल्स कब बढ़ते हैं, यूजुअली शॉक और हाइपोवोलेमिया में लैक्टेड लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो कई बार एसिडोसिस अपन करेक्ट किए जा रहे हैं बाइकार्ब दे के, लेकिन मेन रीजन है कि इस हाइपोवोलेमिक शॉक में है। तो जब तक आप शॉक बीपी नहीं करोगे, फ्लूइड नहीं दोगे उसको, या बीपी उसका मेंटेन नहीं रखोगे, तो जब तक परफ्यूजन नहीं होगा तो हाइपोपरफ्यूजन की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होगी, क्योंकि एनारोबिक साइकिल एक्टिवेट हो जाती है सेल्स में, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही, कैरियर कौन है, ब्लड है, फ्लूइड है, तो वो पहुंचेगा नहीं, तो वहाँ CO2 और लैक्टेट बनते रहेंगे और वो एसिडोसिस करेक्शन नहीं होगी। और कई बार सिर्फ फ्लूइड देने से ही आपका ABG पूरा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो शॉक और सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट्स में आपको क्या करना है, तो वहाँ से आपका टॉपिक फिर कई बार एनेस्थेटिस्ट के लिए जब ABG पे बात आती है तो सेप्टिसीमिया और सेप्सिस पे चला जाता है, ARDS पे चला जाता है पूरा टॉपिक। ALI ARDS में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए फ्रॉम ABG। क्या होता है ALI AB, क्या देखते हैं, एक्यूट लंग इंजरी और ARDS की डेफिनेशन क्या है सर? वो इंडेक्स जो रहती है वो ऑक्सीजन और वो उसमें पॉइंट इंडेक्स है, PO2 होना चाहिए, ARDS में कितना होना चाहिए, इसी के बेसिस पर डेफिनेशन है उसकी कि लेस देन 300 लेस देन 200, ठीक है। तो लेस देन 300 है तो क्या है, लेस देन 200 है तो क्या है।